नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका के कुछ मुस्लिम अमेरिकियों और डेमोक्रेटिक पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने गजा में युद्ध विराम की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर गजा में तुरंत युद्ध नहीं रोका जाता है तो 2024 के चुनाव में राष्ट्रपति जो बाइडेन को वोट और डेमोक्रेटिक पार्टी को दान नहीं देने के लिए लाखों मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट करने के लिए काम करेंगे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल मुस्लिम डेमोक्रेटिक काउंसिल, जिसमें मिशिगन, ओहायो और पेंसिल्वेनिया जैसे तीव्र प्रतिस्पर्धा वाले राज्यों के डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता शामिल हैं, राष्ट्रपति जो बाइडेन से मंगलवार शाम 5 बजे तक युद्ध विराम कराने के लिए इजरायल के साथ अपने प्रभाव का उपयोग करने का आह्वान किया गया है। यूएन रिलीफ चीफ मार्टिन ग्रिफिथ्स ने गजा परिवारों से बात करने के बाद कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से वो जिस दौर से गुजर रहे हैं वो विनाशकारी रहा है। उन्होंने कहा कि जब एक 8 साल की बच्ची आपसे कहती है कि वो मरना नहीं चाहती है तो असहाय महसूस ना करना कठिन हो जाता है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर ये बात कही। सोमवार को एक बयान में ग्रिफिथ्स ने कहा था कि गजा निवासी लगातार बमबारी अभियान के बीच भोजन, पानी और आश्रय की तलाश में तेजी से हताश हो रहे हैं। बता दें, गजा में फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 7 अक्टूबर से इजरायली हवाई हमलों में 8,525 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इस आंकड़े में 3,542 बच्चे शामिल हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास से युद्ध में युद्ध विराम नहीं होगा क्योंकि हमारी जमीनी सेना गजा के अंदर लड़ रही है। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना 7 अक्टूबर के हमलों के जवाब में हमास के खिलाफ व्यवस्थित प्रगति कर रही है। ये देश के इतिहास में सबसे घातक युद्ध है। नेतन्याहू ने विदेशी पत्रकारों से कहा कि युद्ध विराम का मतलब हमास के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। बता दें, हवाई हमलों ने फलस्तीनी क्षेत्र को तबाह कर दिया है। इजरायल के तेज होते सैन्य अभियानों ने गजा के 24 लाख लोगों के भय को काफी बढ़ा दिया है। जहां हमास नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 8,300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। राजस्थान की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का पत्नी सारा पायलट से तलाक हो चुका है। सचिन व सारा ने कब और कौन सी कोर्ट से डिवोर्स लिया है इसका पता नहीं चल पाया है। सचिन पायलट के तलाक की जानकारी तब सामने आई जब 31 अक्टूबर 2023 को टोंक विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया गया। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र में दी गई जानकारी में उन्होंने खुद को तलाकशुदा बताया है। हालांकि इसमें दोनों बेटों का नाम साझा किया गया है। कहा जा रहा है कि सचिन पायलट ने पहले खुद के तलाकशुदा होने की जानकारी को गोपनीय रखा था। सारा अब्दुल्ला सचिन पायलट की धर्मपत्नी हैं। हालांकि अब तलाक की जानकारी उजागर होने के बाद सियासी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे दल बदल जारी है। सागर जिले के सिंधिया समर्थक और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के नजदीकी कमलेश बघेल ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। अब कमलेश बघेल 1 नवंबर को सुर्खी विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की होने वाली सभा में कांग्रेस में शामिल होंगे। दरअसल कमलेश बघेल 2020 से पहले कांग्रेस में ही थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के साथ ही मंत्री राजपूत के बेहद खास माने जाते थे। राजपूत के कांग्रेस से बीजेपी में जाने के बाद वो भी बीजेपी में चले गए थे। राजस्थान की 15वीं विधानसभा में 3 विधायक अरबपति हैं, जबकि करोड़पति विधायकों की संख्या 157 है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर और राजस्थान इलेक्शन वॉच ने सबसे अमीर व सबसे गरीब विधायक और क्रिमिनल केस की रिपोर्ट जारी की है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर और राजस्थान इलेक्शन वॉच ने सबसे अमीर व सबसे गरीब विधायक और क्रिमिनल केस की रिपोर्ट जारी की है। साल 2018 विधानसभा चुनाव और उसके बाद हुए उपचुनाव के शपथ पत्रों के आधार पर 199 वर्तमान विधायकों का एनालिसिस किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान विधायकों की औसतन संपत्ति 7.49 करोड़ रुपए है। कांग्रेस के 108 में 88, बीजेपी के 69 में से 54, आरएलपी के 3 में से 2 और 14 में से 12 निर्दलीय विधायक करोड़पति हैं। वहीं अमीर विधायकों में सबसे आगे परसराम मोडिया हैं। इस लिस्ट में तीनों अमीर विधायक कांग्रेस के ही हैं, जिनकी संपत्ति 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जबकि सीकर के धोर सीट से विधायक परसराम मोडिया की संपत्ति 172 करोड़ रुपए है। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल डॉक्टर आर.एन. रवि राजनीतिक विरोधी के रूप में काम कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि डॉक्टर आर.एन. रवि ने खुद को राज्य सरकार के लिए राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में पेश किया है।
और विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करने में अत्यधिक देरी करके राज्य विधानसभा की अपने कर्तव्यों को पूरा करने की क्षमता में बाधा डाल रहे हैं। याचिका के अनुसार राज्यपाल ने न केवल कई विधेयकों को लंबित रखा है, बल्कि वो भ्रष्टाचार के विभिन्न अपराधों के अभियोजन और जांच के लिए मंजूरी देने में विफल रहे हैं। कई विपक्षी नेताओं को एप्पल थ्रेट नोटिफिकेशन मिलने के मामले में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि देश में विपक्ष के नेताओं को एप्पल का नोटिस आया है, जिसमें लिखा है कि सरकार द्वारा आपके फोन को हैक करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, ये मैसेज मेरे ऑफिस के लोगों के साथ ही विपक्ष के कई नेताओं को आया है। इसके साथ राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तब हुई है जब कई विपक्षी नेताओं और पत्रकारों को एप्पल ने आगाह किया है कि उनके फोन स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स के निशाने पर हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान पीएम मोदी को अडानी के हवाले से फिर घेरा। राहुल ने कहा कि पुराने समय में एक राजा था जिसकी आत्मा एक तोते में बसती थी, उसी तरह नरेंद्र मोदी जी की आत्मा अडानी के अंदर बसती है। ये बात विपक्ष को पता चल चुकी है, इसलिए अडानी को हमने ऐसे घेरा है कि वो बचकर नहीं निकल सकते। राहुल ने कहा कि पहले मैं सोचता था कि नंबर 1 पीएम मोदी हैं, नंबर 2 अडानी हैं और नंबर 3 अमित शाह हैं, लेकिन ये गलत है। नंबर 1 अडानी हैं, नंबर 2 पीएम मोदी हैं और नंबर 3 अमित शाह हैं। हम भारत की राजनीति को समझ चुके हैं और अब अडानी जी बच नहीं सकते। ध्यान भटकाने वाली राजनीति चल रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी देश के लोगों का ध्यान भटकाकर देश की पूंजी अडानी को दे रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुस्तान के युवाओं का हो रहा है। ये एक तरफ आपसे झूठे भविष्य का वादा करते हैं और फिर दूसरी तरफ आपका धन दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। विपक्षी दलों के बड़े नेताओं और पत्रकारों के फोन निशाने पर हैं। कई विपक्षी नेताओं और पत्रकारों को एप्पल ने आगाह किया है कि उनके फोन स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स यानी सरकार प्रायोजित हमलावरों के निशाने पर हैं। महुआ मोइत्रा, शशि थरूर, प्रियंका चतुर्वेदी, अखिलेश यादव सहित कम से कम 10 ऐसे लोगों ने इसकी शिकायत की है। शशि थरूर ने दावा किया है कि उन्होंने इसको सत्यापित भी कर लिया है और इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि हुई है। थरूर ने इसको लेकर ट्वीट किया है। एप्पल की ओर से जिन नेताओं को चेतावनी भेजी गई है, इसमें हाल ही में बीजेपी के निशान पर आई टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा तो हैं ही। इनके अलावा कांग्रेस नेता शशि थरूर, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, आप सांसद राघव चड्ढा, शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और सपा नेता अखिलेश यादव शामिल हैं। पत्रकार और द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन, डेक्कन क्रॉनिकल के रेजिडेंट एडिटर श्रीराम कर्री और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष समीर सरन को भी एप्पल ने वो चेतावनी भेजी है। इनको भेजे गए अलर्ट वाले ईमेल में कहा गया है कि आप जो भी हैं या आप जो करते हैं, इस वजह से यह हमलावर संभाव्यतः आपको व्यक्तिगत रूप से निशाना बना रहे हैं। वहीं टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने कहा है, ये आपातकाल से भी बदतर है। कांग्रेस पार्टी ने फोन हैकिंग की तुलना पेगासस से की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा कि पेगासस के बाद अब दूसरे किसी तंत्र से स्नूपिंग जारी है। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार की एक ही रट, अडानी बचाओ और लोकतंत्र मिटाओ। उन्होंने बीजेपी को बी जासूस पार्टी बोलते हुए कहा कि बी जासूस पार्टी ने पहले पेगासस का इस्तेमाल कर विपक्षी नेताओं व संस्थानों तक पर ताक झांक की, अब दूसरे कोई तंत्र से स्नूपिंग चालू है। इंडिया अर्थात भारत ऐसी धमकियों से नहीं डरने वाला है। केंद्रीय आईटी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार दोपहर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आईफोन हैकिंग चिंता का विषय है। सरकार इस मुद्दे को लेकर चिंतित है और वो इसकी तह तक जाएगी। उन्होंने कहा कि एप्पल ने 150 देशों में यह एडवाइजरी जारी की है। केंद्रीय मंत्री ने सारे मामले को हल्का करते हुए कहा कि एप्पल की ओर से भेजे गए मेल से ये समझा जा सकता है कि उनके पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। उन्होंने एक अनुमान के आधार पर अलर्ट भेजा है। उन्होंने कहा कि एप्पल ने एक स्पष्टीकरण भी जारी किया है कि कुछ लोगों के आरोप सच नहीं है। ऐसी सलाह 150 देशों में लोगों को भेजी गई है। इसके बाद मंत्री ने कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो लोग देश का विकास नहीं देख सकते वो विनाशकारी राजनीति कर रहे हैं। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, जब भी इन मजबूर आलोचकों के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता है तो वो केवल अपनी निगरानी की बात कहते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा रिजर्वेशन पर मंगलवार को भरोसा देने की कोशिश की। उसने ऐसा दिखाया कि वो कुछ आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक के दौरान मराठा समुदाय को आरक्षण देने पर जस्टिस संदीप शिंदे समिति की अंतरिम रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंगलवार को स्वीकार कर लिया। बैठक में फैसला लिया गया कि मराठों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। कैबिनेट बैठक में यह भी फैसला किया गया कि पिछड़ा वर्ग आयोग मराठा समुदाय की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का आकलन करने के लिए ताज़ा डेटा एकत्र करेगा।
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा कोटा कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल से फोन पर बात की। बता दें, पाटिल का आमरण अनशन 7वें दिन में प्रवेश कर गया है। बता दें, राज्य में कई स्थानों पर आंदोलन के हिंसक हो जाने के बाद शिंदे ने जारंगे पाटिल को फोन किया। राज्य में हालात खराब हैं। राज्य में कई जगह आंदोलनकारी सड़कों पर बैठे हुए हैं, टायर जलाए जा रहे हैं, कई जगह सड़कें बंद हैं, कुछ जिलों में बस सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ केरल में विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाने वाले बयान देने के आरोप में एक मामला दर्ज किया गया है। राजीव चंद्रशेखर पर कोच्चि में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में रविवार के बम धमाकों को लेकर हेट स्पीच देने का आरोप है। राजीव चंद्रशेखर ने इन बम धमाकों को कांग्रेस, सीपीएम, यूपीए और इंडिया गठबंधन की बेशर्म तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा बताया था। उन्होंने अपने इस विवादित बयान में इन विपक्षी दलों और गठबंधनों पर केरल में जिहाद और नफरत फैलाने के लिए हमास को निमंत्रण देने का आरोप लगाया था। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राजीव चंद्रशेखर के इस बयान की आलोचना करते हुए कहा था कि वो केरल की धर्मनिरपेक्षता छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए जहर उगल रहे हैं। धार्मिक संप्रदाय यहोवास विटनेसेस के कार्यक्रम के दौरान रविवार को केरल में ये बम धमाका हुआ था, जिसमें 3 लोग मारे गए। घटना में गंभीर रूप से घायल हुए कई लोग अभी भी आईसीयू में हैं। ईडी ने सोमवार को दिल्ली और पंजाब में शराब घोटाले के सिलसिले में आम आदमी पार्टी विधायक कुलवंत सिंह के परिसरों पर तलाशी ली। एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि फिलहाल मोहाली में छापेमारी चल रही है। बता दें, कुलवंत सिंह जो 1000 करोड़ की संपत्ति के साथ पंजाब के सबसे अमीर विधायक हैं, वो दिसंबर 2021 में आप में शामिल हुए और मोहाली से टिकट पाने में कामयाब रहे। 2022 के चुनावों में उन्होंने ये सीट जीती। बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली में तो शराब घोटाले में जेल जा ही रहे हैं और अब ये सिलसिला पंजाब तक पहुंच गया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है। दिल्ली शराब नीति केस में अब ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसी केस में इससे पहले केजरीवाल से सीबीआई ने अप्रैल में करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की थी। दिल्ली शराब नीति केस में आम आदमी पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता इन दिनों जेल में हैं। इसमें पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह शामिल हैं। अब देखना है कि अरविंद केजरीवाल 2 नवंबर को पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष उपस्थित होते हैं या नहीं। अगर वो समन पर उपस्थित नहीं होते हैं तो हो सकता है कि 1 या 2 बार और समन जारी किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी ने आशंका जताई है कि ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 नवंबर को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर सकती है। दिल्ली में सत्तारूढ़ आप का ये भी आरोप है कि बीजेपी उसके वरिष्ठ नेताओं को सलाखों के पीछे पहुंचाकर उसे खत्म करने की कोशिश कर रही है। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने दावा किया कि बीजेपी जानती है कि वो चुनावों में अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकती है, इसलिए वो आम आदमी पार्टी को निशाना बनाने के लिए ये तरीके अपना रही है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि बीजेपी ये मानती है कि आपके सारे नेताओं को जेल भेज देंगे तो सरकार कैसे चलेगी, पार्टी कैसे चलेगी। उन्होंने कहा कि जेल से चलेगी और जेल से ही दिल्ली की जनता को मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को कौशल विकास निगम में कथित घोटाले में तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को 4 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। नायडू के बिगड़ते स्वास्थ्य के आधार पर कोर्ट से जमानत दी गई है। चंद्रबाबू नायडू को सितंबर में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी आंध्र प्रदेश पुलिस की सीआईडी ने कथित स्किल डेवलपमेंट घोटाले में की थी। आरोप है कि यह घोटाला नायडू के 2014 से 2019 के बीच मुख्यमंत्री रहते हुआ था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।